तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का सैंपल पेपर, साइंस का सैंपल पेपर 2026 का, और उसका सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिप्रेजेंट्स रेडॉक्स रिएक्शंस एंड व्हाट आर द वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू इन दीज इक्वेशंस। एंड दो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें यहाँ पे पी दे रखा है एक कोफिशिएंट और एक कोफिशिएंट यहाँ पे क्यू दे रखा है हमें, राइट। एंड चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। ऑप्शंस को अभी हम नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है और सोल्यूशन हमने ऐसे लिखना है कि पहले तो ये रिएक्शन लिखेंगे Fe2O3 सॉलिड प्लस उसके साथ एल्यूमिनियम सॉलिड लिखा हमने 2Al सॉलिड, और इन दोनों की रिएक्शन से हमने बनाया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनेगा Al2O3 और Al2O3 के साथ हमारा आयरन बनेगा एज अ मेटल। बेसिकली मुझे अगर एल्यूमिनियम तो यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आयरन को बैलेंस करना हो तो ये 2 डालेंगे, तो यहाँ कोफिशिएंट 2 डालेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट। अगर बैलेंस हुई तो उसमें पी की वैल्यू क्या आई, पी केम आउट टू बी 2। और यहाँ पे एक रिएक्शन में हम ये देख सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है, उसको अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ले रहा है, इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe2O3 ऑक्सीजन लूज कर रहा है और वो लूज करके रिड्यूस हो रहा है, तो देयरफॉर ये रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें पी की वैल्यू 2 है। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखेंगे, दिस विल बी ट्वाइस C4H10 एज अ गैस reacting with 13 oxygen gas and would result in the formation of 8 CO2 gas, और इसके साथ कुछ Q वाटर बन रहा है। तो Q वाटर जो बनेगा उसको अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या बनेगा, तो अगर हम इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो 4 टू 8 कार्बन बैलेंस्ड है, H will be 10 टू 20 ये 2 ये है, तो ये बेसिकली मेरा 10 H2 होना चाहिए। तो दिस हैज टू बी 10 वाटर। तो अब H भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। 8 टू 16, 16 प्लस 10 20, 16 प्लस 10 26, और 26 में से 13 टू 26, तो 26 ऑक्सीजन यहाँ है, 26 ऑक्सीजन वहाँ बैलेंस है। इसका अंदर क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू 10। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख लें कि कार्बन का इसमें ऑक्सीजन लेके CO2 बन रहा है, तो इसका अंदर कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर एक एलिमेंट H ले रहा है तो वो रिडक्शन कर रहा है, इसका अंदर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सो ऑप्शन हैज टू बी बोथ इक्वेशंस 1 and 2 are redox reaction, P2Q10. So option number D will be the correct in this case. तो D ऑप्शन हमने मार्क करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 4 statements about the reactions of oxides with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxides are listed, right। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। सेकंड स्टेटमेंट says calcium oxide reacts with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। And the third statement says zinc oxide reacts with both dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide। And the fourth statement says sulfur dioxide does not react with either dilute hydrochloric acid or aqueous sodium hydroxide। And इसमें से हमें बताना है कि which of the options are, which statements are correct, right। And options are 1 2, 1 3, and then 2 4 and 3 and 4। And ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हमने पहले ही देखना है कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो बनेगा AlCl3 और साथ में बनेगा वाटर। और अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करूंगा तो NaOH के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी तो ये बनेगा सोडियम मेटाएल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में H2 बनाएगा। तो Al2O3 being an amphoteric oxide will react both with hydrochloric acid as well as with aqueous sodium hydroxide, so that's a right statement। तो पहला ऑप्शन तो सही होना चाहिए, मतलब ओब्वियसली जिसमें 1 वाला स्टेटमेंट है वो सही है, तो C नहीं हो सकता और D नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो A और B में से कोई आंसर होना चाहिए। बाकी आगे और चेक करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है अगर उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे तो डाइल्यूट HCl से तो रिएक्ट करके ये CaCl2 बना देगा प्लस H2 बना देगा, बट इट विल नॉट रिएक्ट विद NaOH, तो इसकी रिएक्शन NaOH के साथ नहीं होगी। विद NaOH देयर इज नो रिएक्शन, सो कैल्शियम ऑक्साइड वाला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज जिंक ऑक्साइड के रिगार्डिंग है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम HCl से करेंगे ZnCl2 प्लस H2O and with NaOH it will produce, with NaOH it will form sodium zincate Na2ZnO2 प्लस H2O। ये भी डिपेक्ट कर रहा है कि जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। SO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो उसकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट HCl से करेंगे तो डाइल्यूट HCl से उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी। NaOH के साथ ये रिएक्ट करके बना देगा सोडियम
सल्फाइड। तो SO2 will react only with NaOH, not with dilute HCl. So therefore फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें 1 and 3 होंगे, एंड 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आंसर हैज टू बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि an iron nail is added to each of the two test tubes P and Q containing aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solution respectively. Which of the following observation is correct? Okay, A ऑप्शन कहता है इन टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ऑप्शन तो चलो हम देख लेंगे, अब हम सीधा अपना सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन में क्या होना चाहिए। तो व्हाट वी से इज, अगर मैं आयरन मेटल को डाल रहा हूँ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में जैसे आप आयरन फिलिंग्स डालेंगे, यू कैन सी दैट आयरन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू FeSO4 एंड कॉपर इसमें रिड्यूस हो जाएगा। सो कॉपर इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर जब डिपॉजिट होगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्राउनिश कोटिंग। तो आयरन नेल्स के ऊपर आप देखेंगे ब्राउन कोटिंग हो जाएगी कॉपर की। ये होगा कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर? P वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा हो रहा है। दूसरा टेस्ट ट्यूब था हमारा Q टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही होगी दैट विल बी, सो Q टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रहा है दैट वुड बी आयरन फिलिंग्स और आयरन नेल इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा और आयरन की रिएक्टिविटी सिल्वर से भी ज्यादा है, दोनों केसेस में बन जाएगा आयरन का नाइट्रेट। यहां पे आयरन का नाइट्रेट बनेगा FeNO3 होल्ड वाइज एक्वस स्टेट में। और आयरन की रिएक्शन जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ की तो आयरन ऑक्साइड होकर फेरस नाइट्रेट बना रहा है, और इसमें सिल्वर जो है वो रिड्यूस होके मेटालिक सिल्वर दे देगा जिसके 2 मोल होंगे, और ये सिल्वर के फॉर्म में आयरन नेल के ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। तो ये P के टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ये Q टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। चलो, इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग एंड इन दी टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है, रिएक्शन दोनों में ही हो रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। तो ये ठीक है, सिल्वर कोटिंग यहाँ आ रही है और यहाँ ब्राउन कोटिंग आ रही है, दोनों में आयरन नेल के ऊपर कोटिंग आएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे देयर इज नो रिएक्शन इन ईदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब P और Q, गलत है। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब P बट देयर इज अ सिल्वर कोटिंग ऑन द नेल seen in the test tube Q. So that is the correct option इस केस में B वाला होगा। So B is the answer to be ticked in this case, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो दो हमने बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन लिए, एक में डाइल्यूट HCl लिया, एक में डाइल्यूट NaOH लिया, और दोनों के अंदर मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप डाल दी। अब मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप डालने के बाद हमें बताना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन, एंड हमें ऐसे टेबल दे रखी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है। तो हमें ये याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए हमें ये याद रखना है कि नाम में इसका ऑरेंज है बट ये ऑरेंज नहीं होता है, राइट। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में होता है रेड कलर का, और बेसिक सॉल्यूशन में होता है ये येलो कलर का। तो दीज आर द कलर्स वी नीड टू रिमेंबर। तो एसिड मींस HCl वाले सॉल्यूशन में और बेसिक मतलब NaH वाले सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कलर इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कलर होगा रेड, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। और बेसिक सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें कलर होगा येलो। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, इसलिए आंसर टू बी टेक्ड इज बी। तो बी आंसर इसका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट pH वैल्यू, एंड द ऑप्शंस गिवन आर सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड इज CH3CO2H। ये तो दोनों एसिड के लिए है। तो एसिड सॉल्यूशंस में हम कह सकते हैं कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड, लेकिन जो बेस है हमारे पास NaH इज अ मच स्ट्रॉन्गर बेस देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रादर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल बेस है, sparingly soluble base है, and this is a highly soluble base. NaH is a highly soluble base. So in spite of the fact that magnesium hydroxide में 2 OH लगे हैं, वो 2 OH नहीं आएंगे पूरे के पूरे, बिकॉज ये जब आयनाइज करेगा तो इसमें OH माइनस कम निकलेंगे। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस आयनाइज करेगा तो विल गिव Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2 OH माइनस एक्वस। तो इंस्पाइट ऑफ कि 2 OH माइनस आ रहे हैं बट वो 2 OH माइनस पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं हो पाता, इसलिए डिसोशिएशन कम होगा, इसलिए OH माइनस कम आएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट NaH जो होता है
वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है और वो पूरा का पूरा आयनाइज करके Na प्लस एक्वस और OH- देगा। सिंस OH- इसमें बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे OH- की कॉन्सेंट्रेशन NaOH में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होगी और इसीलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन चारों सॉल्यूशंस को अगर मैं अरेंज करूं इन द ऑर्डर ऑफ देयर पीएच, तो एसिड सॉल्यूशंस के पीएच होंगे कम, बेस सॉल्यूशंस के पीएच होंगे ज्यादा, ये तो बात पक्की है। तो सबसे कम पीएच होना चाहिए इसमें H2SO4 का, फिर उसके बाद उससे ज्यादा पीएच होना चाहिए एसिडिक एसिड का, एसिटिक एसिड से ज्यादा पीएच होना चाहिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा पीएच होना चाहिए NaOH का। तो हाईएस्ट पीएच किसका होगा? हाईएस्ट पीएच विल बी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आंसर शुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness disappears because। अब ये चार ऑप्शंस हैं वो हम देख ही लेते हैं। एक मार्क का क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले देखते हैं कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो कि लाइम वाटर होता है, तो लाइम वाटर तो होता है क्लियर सोल्यूशन, और इस क्लियर सोल्यूशन में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है और इनसॉल्युबल होने की वजह से इसकी मिल्कीनेस आती है। Along with that, this will also have water। अब इस सोल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एक्सेस में पास होगी ये बन जाएगा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, और जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो इसलिए डिसअपियर हो जाएगी बिकॉज सोल्यूशन जो बनेगा वो एक्वस होगा और ये एक सॉल्युबल कंपाउंड है, तो इट डज फॉर्म सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल कंपाउंड में। So let us look at the option. Water soluble calcium carbonate, which is wrong because calcium carbonate is not water soluble. This is insoluble. Insoluble calcium carbonate, this is correct. Converts to water soluble calcium bicarbonate. That's the right statement. So सही statement यहाँ पे क्या है कि insoluble calcium carbonate soluble calcium bicarbonate में convert हो रहा है। तो B ऑप्शन मेरा सही है। आगे के ऑप्शन भी फिर भी चेक कर लेते हैं। Water soluble calcium carbonate गलत है। insoluble calcium carbonate converts to insoluble calcium bicarbonate, that's wrong because ये क्या है? soluble part है। तो calcium bicarbonate is soluble होता है, calcium carbonate इसमें insoluble होता है। ये पार्ट हमें ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate, the aqueous solution formed will be, and options given are barium chloride, barium sulfate, sodium sulfate and NaCl। and एक मार्क का क्वेश्चन है ये, और इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? सोल्यूशन सिंपली रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है और बेरियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में हमने सोडियम सल्फेट डाला है Na2SO4 एक्वस, और इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा बेरियम सल्फेट जो सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए सॉलिड के फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लस इट विल फॉर्म NaCl एक्वस आल्सो, एंड ई बैलेंस करने के लिए NaCl 2 हो जाएगा, और दिस इज द वन व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। सो ये एक इनसॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट के आयंस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट विल टेक प्लेस। बेरियम सल्फेट के साथ साथ अब इससे सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा इन दी रिएक्शन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो प्रोडक्ट है, पर उसने पूछा एक्वा सोल्यूशन में क्या है? एक्वा सोल्यूशन में बेरियम सल्फेट नहीं, वो तो सेटल डाउन हो जाएगा। एक्वा सोल्यूशन में आपको क्या दिखेगा? NaCl दिखेगा। ये ऐसा दिख रहा होगा, तो ये बेरियम सल्फेट तो नीचे सेटल डाउन होगा, और जो एक्वा सोल्यूशन ऊपर रखा हुआ है, इस एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमें क्या दिख रहा होगा? इसमें NaCl मिलेगा। तो यहां पे हमें ये NaCl मिल रहा है, तो ये हमारा NaCl है यहाँ पे, और ये हमारा बेरियम सल्फेट है। तो इससे पूछा एक्वा सोल्यूशन के अंदर क्या बना है? एक्वा सोल्यूशन के अंदर बेरियम सल्फेट नहीं बना, एक्वा सोल्यूशन के अंदर NaCl है। सो आंसर इन दिस केस हैज टू बी डी। तो डी NaCl मार्क करना है, ये ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन असर्शन का। असर्शन पहले हमें दिया है। असर्शन कहता है C4H8, C4H6 एंड C4H10 आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, ओके। एंड रीजन कहता है कि C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4, C2H2 आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन क्या करना है? तो हमें यह याद रखना है कि एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। तो हमें हर बार क्या करना है? एल्केन का फॉर्मूला लर्न कर लो, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर लोगे तो CnH2n आ जाएगा।
एल्केन से एल्कीन बनने के लिए 2 H हटाना है और एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए भी 2 H हटाना है। तो ये हमें सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहले CnH2n को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। तो इसमें C4H8 क्या है, C4H8 तो यहीं पे मेंशन करता है, ये हो गया एल्कीन। C4H6 विल नॉट बी एल्कीन, रादर इसमें 2 H और कम हो गए इससे, सो दिस विल बी एन एल्काइन। और C4H10 में यहां से 2 H जोड़ेंगे तो ये बनेगा, तो दैट विल बी एन एल्केन। तो ऑब्वियसली दीज आर, पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन वाला, उसमें तीनों जो कंपाउंड्स हैं वो सेम सीरीज के ही नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो 3 डिफरेंट सीरीज है, 3 डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज है। तो देयरफॉर पहला असर्शन जो है वो गलत है, असर्शन फॉल्स मींस यही स्टेटमेंट है। तो आर क्या होना चाहिए, आर ट्रू होना चाहिए। वैसे चेक कर लेते हैं, C4H8 जो है वो एक एल्कीन है, C4H8 इज एन एल्कीन, C4H6 is an alkyne, C3H4 is also an alkyne, C3H6 is an alkene, and C2H2 is also an alkyne. तो based on that you can see that सारे के सारे ये तो alkene या alkyne ही है, और alkene और alkyne जो है they are unsaturated hydrocarbons, so this is the right statement. So assertion is false but reason is true, so answer has to be D. चलिए next question में आते हैं, देखते हैं क्या है। Following activity is set up in the science lab by the teacher. He clamped an aluminium wire on the stand and fixed a pin to the free end of the wire. तो free end of the wire ये वाला है, इस पे उसने क्लिप उस पे एक पिन को फिक्स कर दिया using wax. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. तो जहां पे क्लैम्प किया वहां से उसको हीट करना शुरू किया, and student observed that the pin fall off. तो ये जो पिन है यहाँ पे हमने वैक्स में फिक्स की थी, वो पिन यहाँ पे गिर गई। If the teacher replaces aluminium wire, अगर मैं इस aluminium wire को रिप्लेस कर दूं किससे, सिल्वर वायर से, तो सिल्वर वायर से अगर रिप्लेस कर देंगे, will the student's observation change? Justify your answer. Okay, and will the aluminium wire melt? Give reason for your answer. Now what you need to look at is कि जब हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं इस एल्यूमिनियम के वायर को, तो इसको हीट करने से इस एल्यूमिनियम वायर ने हीट लिया होगा, और हीट धीरे धीरे यहाँ से कंडक्ट होकर ट्रांसफर होकर इधर पहुंची होगी। जब इधर पहुंची होगी तो वहां पे उसने वैक्स को मेल्ट किया होगा, वैक्स के मेल्ट होने की वजह से पिन गिर गई। अब एल्यूमिनियम की जगह सिल्वर वायर लिया जाएगा। सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। तो जितना एल्यूमिनियम कंडक्ट करता है हीट को, उसके रेस्पेक्ट में सिल्वर ज्यादा रेडिली कंडक्ट करता है। तो जब हमने इस एल्यूमिनियम वायर को यहाँ पे लिया और इसको हीट करना शुरू किया, तो इस समय स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, और जब इसमें से हीट फ्लो करके यहाँ पहुंची और इससे वैक्स मेल्ट हो गया, पिन यहाँ पे गिर गई, तो पिन गिरने के टाइम तक हमने स्टॉप वॉच को क्लोज कर दिया। अब स्टॉप वॉच का जो टाइम यहाँ से यहाँ तक हमें मिला, उस टाइम को हमने नोट कर लिया, ये टाइम एल्यूमिनियम के लिए कुछ आया। अब जब हमने इसको रिप्लेस किया सिल्वर वायर से, तो सिल्वर वायर में वो टाइम जो आएगा कम आएगा। ऑब्जर्वेशन तो बच्चों को अभी भी सेम ही मिलेगा कि चाहे मैं सिल्वर वायर लूं चाहे एल्यूमिनियम वायर लूं, द पिन इज गोइंग टू फॉल ऑफ। सो विद द सिल्वर वायर ऑल्सो pin will fall off, but it will take less time to fall from the time heating is done. सेकंड पार्ट इसका ये है कि will the aluminum wire melt? No, aluminum wire won't melt. As melting point of aluminum is quite high, about 630 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर। तो 630 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, तो हीट करने से वो मेल्ट तो नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये पक्का है कि जब मेल्ट करके हीट यहाँ पे पहुंचेगी तो वैक्स मेल्ट हो जाएगा, और वैक्स के मेल्ट होने से पिन विल ड्रॉप ऑफ, राइट। सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो द हीट फ्रॉम द बर्नर will transfer to the end where wax is coated, and there is not enough heat in the burner. ये स्प्लिट लैम्प में इतनी हीट नहीं है कि वो पूरा
इतना टेम्परेचर क्रिएट कर दे कि 630 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए, तब जाके एल्यूमिनियम मेल्ट करेगा, अदरवाइज मेल्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन and cannot be extracted from its ore using a reducing agent. X forms an ionic compound on reaction with chlorine. Okay. Then part A इसका आंसर करना है हमें. Can we store X in water? Give reason to support your answer. Second है identify element X and name the process used and write the equation for extraction of X from its ore. Correct? और ये 3 मार्क का है. तो अब इसमें X जो एलिमेंट है वो स्टोर्ड अंडर केरोसिन है, तो केरोसिन के अंदर जो स्टोर करने वाले एलिमेंट होते हैं या मेटल होते हैं वो हमें पता है कि यार एल्कली मेटल जो काफी रिएक्टिव है, राइट? तो एल्कली मेटल सोडियम पोटेशियम में से कोई होना चाहिए जो यहां पे रखा जाएगा। तो सोडियम अगर आपका एलिमेंट है X, मान लेते हैं X जो है वो सोडियम है, तो सोडियम इज द एलिमेंट विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बिकॉज sodium has greater affinity for oxygen than for carbon. तो कार्बन से सोडियम की ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है Na2O is more stable than carbon dioxide। तो इसलिए Na2O में कार्बन डाल के वो आपका CO2 में कन्वर्ट नहीं होएगा, Na2O से Na ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये पार्ट यहाँ पे मेंशन है, राइट? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं या जो एक्टिविटी सीरीज में मेटल ऊपर आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उनको आप सीधा कार्बन से रिडक्शन करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दैट इज द पॉइंट विच इज मेंशन्ड हियर। X फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर मैं Na और Cl की रिएक्शन करता हूं तो Na और Cl की रिएक्शन से क्या मिलेगा? सोडियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड सोडियम एंड क्लोरीन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस NaCl, और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और इस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में सोडियम तो मेटल लगा और क्लोरीन क्या लगा? नॉन मेटल लगा। तो मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो हमारा पहले का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं इसके, कैन बी स्टोर X इन वाटर। तो सोडियम को पानी में स्टोर नहीं कर सकते। नो सोडियम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर। नो सोडियम कैन नॉट बी stored under water because it reacts with water violently. Sodium solid will react with water to produce NaOH aqueous plus hydrogen gas will be liberated in that. So 2Na will react with 2 water to produce 2 NaOH and H2. So this is a balanced reaction. So पहला part ये है कि can we store X in water? So we are not able to store Na, that is X in water because कि वो पानी के साथ violently react करता है, इतना तेजी से react करता है कि reaction बहुत explosive होती है, highly exothermic होती है, and it catches fire on water. So when you throw sodium on water, it catches fire. So that is we are very clear about it, right? अब इसके बाद दूसरा part है identify element X. X element क्या हो गया? X element हो गया सोडियम। So X is sodium, ऐसे लिखना है। दूसरा पूछा नेम द प्रोसेस यूज्ड टू राइट द इक्वेशंस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो सोडियम को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो सोडियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Na इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl using a process called Downs process. Using Downs process. और इसमें क्या होगा? molten NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो NaCl will break down into Na plus and Cl minus ions. At cathode, the Na plus will take electron and will convert into sodium atom, और ये लिक्विड स्टेट में आएगा बिकॉज इतनी हीट होगी कि उससे वो लिक्विड बन जाएगा। और एनोड पे Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा।
तो these are the reaction we need to write at anode and cathode. So we have to write down the reaction for the extraction of X from its ore. अब X जो है Na यानी कि this can be extracted from the molten NaCl जिसको हम basically rock salt कहते हैं. So NaCl is called as rock salt. तो रॉक सॉल्ट ओर से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. रॉक सॉल्ट ओर से एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? डाउन्स प्रोसेस. तो यू कैन मेंशन इट, इसको अंडरलाइन कर लो जिससे कि वी आर एबल टू शो द आंसर क्लियरली और विजिबल होना चाहिए. एक्सेस सोडियम ये भी अंडरलाइन कर लो, और यहाँ पे हमने बता ही दिया कि सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो इस तरीके से इसको आंसर करना है, ये तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो इसका एक और एडिशनल पार्ट है, इसमें ऑप्शन भी था, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे. The domes of many buildings in Europe are made up of copper. These domes now appear greenish in color. Right? Originally तो इनका कलर कुछ और होता है. तो why, पहला पार्ट इसका ये है कि why do the domes appear greenish though copper is orange red in color. दूसरा पार्ट इसका ये है कि in your opinion should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problem of change of color of the copper domes. और थर्ड पार्ट इसका ये domes used to be made from thin sheets of metal. Why did the ancient architects use copper to make domes? और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हमें पहला पार्ट को अगर देखें कि why do the domes appear greenish though copper is orange red in color, तो यहाँ पे हमें पता है कि जब कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में फ्री बैठा होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कुछ मॉइस्चर लेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड विल कन्वर्ट टू CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3. और ये जो है जो बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बनेगा. ये ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं ग्रीन पटीना. तो कॉपर की जो थिन शीट होगी उसके ऊपर एक ग्रीन पटीना या ग्रीन लेयर बन जाएगी. तो कलर चेंज हो रहा है आपका ऑरेंज रेड से, ऑरेंज रेड और ब्राउन, यू कैन ऑरेंज रेड या ब्राउन से कलर चेंज होकर ग्रीन पटीना बन गया है. तो जो कलर चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहा है. एंड इफ यू बैलेंस इट, कॉपर इसमें 2 मोल लगेंगे, ये बैलेंस हो गया. So that is the reaction which we need to write, right? तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया. तो domes are appearing greenish in color because of this oxidation that is taking place. तो जो कॉपर की शीट बनी हुई थी डोम के ऊपर, डोम में जो कॉपर की शीट लगी थी वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने ये कंपाउंड बनाया. इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. क्या बोलते हैं इसको? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये भी मेंशन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा. तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, एक डबल सॉल्ट है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 का, और इसको ग्रीन पटीना बोला जाता है. तो इसकी ग्रीन लेयर बन जाती है एक तरीके से. तो कॉपर की जो शीट होती है उसके ऊपर एक ग्रीन पतली सी लेयर बन जाती है. अब सेकंड पार्ट आता है, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस बाय आयरन डोम्स. अब कॉपर डोम्स को आयरन डोम्स से अगर रिप्लेस करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है. नो, इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. नो, कॉपर डोम्स शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय copper dome should not be replaced by iron domes because iron corrodes readily and the rust formed flakes off from the dome लीडिंग टू वीकनिंग दी स्ट्रक्चर. तो जो डोम का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और उसका अपीयरेंस भी खराब हो जाएगा बिकॉज रस्ट अपीयरेंस भी उसका बेटर नहीं होगा. सो दिस विल ऑल्सो लुक अनअट्रैक्टिव भी होगा एंड विल नॉट हैव अ लॉन्गर लाइफ. तो आयरन डोम्स की लाइफ लॉन्गर नहीं होगी, कॉपर डोम्स की लाइफ ज्यादा लॉन्गर होगी. थर्ड पार्ट इसका ये है, डोम्स यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल. व्हाई डिड द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स? तो आर्किटेक्ट्स ने कॉपर क्यों यूज किया? कॉपर डोम्स वर प्रेफर्ड बिकॉज प्रेफर्ड बाय आर्किटेक्ट्स across Europe because of its lightweight, because of its malleability
because of its longevity and durability, and the green patina gives aesthetic look to it. Look. So these are the reasons जिसकी वजह से कॉपर डोम्स जो है वो अक्रॉस द यूरोप यूज किए गए डोम्स बनाने के लिए और यूजिंग थिन शीट ऑफ मेटल. तो इस शीट ऑफ मेटल के आसपास जब आपका कॉपर ऑक्सीडाइज होकर ग्रीन पैटिना बनाएगा तो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से फर्दर कोरोजन नहीं होता, तो कोरोजन रेजिस्टेंट भी रहता है एक तरीके से वो. जबकि आयरन का कोरोजन कंटिन्यूसली होता रहेगा और वो फ्लेक ऑफ हो जाएगा और वो वहां से गिर जाएगा और वो अनअट्रैक्टिव लुक भी देगा. तो देयरफॉर यू कैन सी दैट कॉपर इज डेफिनेटली मच मोर प्रेफर्ड मटेरियल फॉर मेकिंग द डोम्स रादर देन द आयरन और एनी अदर मटेरियल. और लाइट वेट होने का रीजन ये है कि अगर नॉर्मली हम उस पर डोम में पत्थर रखते हैं, स्टोन्स रखते हैं, तो स्टोन्स के रेस्पेक्ट में अगर मैंने कॉपर की शीट यूज की तो बहुत कम वेट उसके ऊपर रखा, तो जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो वीकन नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कम वेट रखा होगा. तो दैट इज अगेन काफी यूजफुल रहता है फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप शोन इन फिगर 1. दिस इज द फिगर 1. शी वाज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवॉल्व एट द एनोड एंड द कैथोड. तो ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है. इन पे दो अलग अलग गैसेस उसने एक्सपेक्ट किया था कि गैसेस रिलीज करेंगी. 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किए इन इलेक्ट्रोड्स को और ये हमने प्लास्टिक मग के अंदर पानी लेकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है. सिंपली पानी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है. सडनली शी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन शी यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर. फिगर 2. अब फिगर 2 में आप देखिए, इस फिगर 2 में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है. अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर को इस्तेमाल करने से बल्ब ग्लो नहीं किया. So after this realization, she added a substance to the distilled water for electrolysis to take place. तो electrolysis करवाने के लिए कुछ उसमें ऐड किया उसने, right? Answer the following questions based on the information given above. Which gas was she expecting to be formed at the anode and which one at the cathode respectively? Next part. Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? Next part is C. Which substance was added by Amrita to distilled water to get the expected result? 3 मार्क का क्वेश्चन था. एंड लेट्स से हम इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा. तो पहले पार्ट का सोल्यूशन हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो क्या रिएक्शंस होगी. तो कैथोड पे वी शुड राइट द रिएक्शन एज 4H प्लस जो है पॉजिटिवली चार्ज वाला पार्ट है, जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होती है. 4H प्लस एक्वस विल टेक 4 इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट टू 2H2 गैस. सो हाइड्रोजन गैस इज द वन विच विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड. एट कैथोड दिस गैस इज लिबरेटेड विच इज हाइड्रोजन. While at anode, which is the positive plate, तो इस positive plate की तरफ anion attract होगा. OH minus is the one which will get attracted toward the positive plate. Then OH minus aqueous will convert into O2 gas plus 2H2 liquid plus 2 electron plus 4 electrons. तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है. तो एनोड पे तो लिबरेट हो रही है गैस विच इज ऑक्सीजन गैस. So the two gases which are released at anode and cathode are, anode पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड विल बी twice the volume of oxygen gas released. So that's an important point that we can write down just because कि यहाँ सेम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने लिए हैं, एनोड पे जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे अगर यूज हो रहे हैं. तो आप देखें यहाँ 2 मोल लिबरेट हो रहे हैं H2, यहाँ 1 मोल लिबरेट हो रहा है. अगर मोल्स में रेशियो 2:1 है तो वॉल्यूम का रेशियो भी 2:1 होगा क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है. सेकंड पार्ट इसमें क्या है, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. तो डिस्टिल्ड वाटर is pure water having no or little ions. Since ions are not present in sufficient quantity, therefore electricity does not pass through solution. And the bulb does not glow. ये आंसर ऐसे लिखना है. थर्ड पार्ट इसका ये है, which substance was added by Amrita to distilled water to get the expected result.
तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाने के लिए मुझे आयंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आयंस नहीं थे इसलिए पहले ग्लो नहीं कर रहा था। अब आयंस आ जाएंगे तो ग्लो कर जाएगा। आयंस लाने के लिए वी कैन ऐड either dilute H2SO4 or dilute NaOH is added, aqueous NaOH is added to provide sufficient ions to distill water to conduct electricity. So either we are adding dilute H2SO4 or we are adding dilute NaOH, aqueous NaOH या aqueous H2SO4 डाल के आप इसको कंडक्शन करा सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आंसर आपने मेंशन करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Sara took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. The solution turned pink in color. She added dilute H2SO4 to the above solution, drop by drop, until the solution in the test tube becomes colorless. Okay. B, 20 drops of dilute H2SO4 were added for the change in color from pink to colorless. When Sara added a drop of NaOH to the solution, the color changed back to the pink again. तो पहले एक टेस्ट ट्यूब था, उसमें NaOH था, उसमें उसने 2 ml NaOH लिया था और उसमें H2SO4 डाला, H2SO4 की 20 ड्रॉप डाली और 20 ड्रॉप डालने के बाद उसका कलर चेंज हो गया बेसिकली कलरलेस। एंड देन वापस से उसने कुछ ड्रॉप NaOH की डाली और NaOH की एक ड्रॉप डालने के बाद वापस से कलर चेंज हो गया पिंक में। सारा नाउ ट्राइड द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। और टेबल ऐसा था कि वॉल्यूम ऑफ NaOH जब 2 ml लिया था यहाँ पे तो 20 ड्रॉप्स लग रही थी, अगर 3 ml लिया तो 30 ड्रॉप्स लगी H2SO4 की यहाँ पे, और अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH को 4 ml ले लिया तो H2SO4 की जो ड्रॉप्स लगी वो 40 ml लगी। अब इसी तरीके से हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, अगर 5 ml NaOH होगा तो 50 ड्रॉप लगेंगी, 6 ml होगा तो 60 ड्रॉप लगेंगे एंड सो ऑन, राइट। ये तो हम ऑब्वियसली इसको एक्स्ट्रापोलेट कर ही सकते हैं। So answer the following question based on the above information. If Sara used concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, how many drops will be required for the change in color to be observed? And options are 20, less than 20, greater than 20, and we have to justify the answer. तो इस केस में हमें ये समझना है कि सारा ने जब पहले H2SO4 यूज किया था वो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन लेट से C1 मोलर थी मान लेते हैं। अब जो हम H2SO4 यूज कर रहे हैं वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लेते हैं और C2 C1 से ज्यादा है, तो C2 कॉन्सेंट्रेट है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो जब मैंने C1 कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया था उसकी 20 ड्रॉप लगी थी, तो उसमें जो H2SO4 के अमाउंट रहा होगा वो कुछ रहा होगा। अब मैं जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का यूज करूं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें मोल्स पहले से ज्यादा होंगे, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप्स क्या लगेगी, इट विल बी लेस देन 20 ड्रॉप्स लगेंगी। तो 20 से कम ड्रॉप लगेंगी अगर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज करूंगा इस न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अगर इस न्यूट्रलाइजेशन में हम H2SO4 जो यूज कर रहे हैं डाइल्यूट उसकी जगह कॉन्सेंट्रेट यूज कर लेंगे तो ड्रॉप्स विल बी लेस देन 20। तो ये आंसर लिखना चाहिए बी, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें है कि सारा मेजर्ड 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड फाउंड इट्स वॉल्यूम टू बी 1 ml. Sara observed a change in color of the NaOH solution by using 3 ml of H2SO4. How many ml of NaOH did she add to the test tube initially? अब इस पॉइंट को जरा हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो गया है। तो रिएक्शन ये हो रही है कि तुम्हारे पास पहले से टेस्ट ट्यूब में NaOH था और उसके अंदर हमने कुछ H2SO4 डाला है और H2SO4 NaOH की रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगा। 2 mol of NaOH will be used reacting with 1 mol of H2SO4 to produce 1 mol of Na2SO4 plus 2 moles of H2O liquid. तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है कि 2 mol of NaOH will react with 1 mol of H2SO4 to produce 1 mol of Na2SO4 and 2 moles of water liquid. अब ये बात पक्की है कि ये हमें बताया कि सारा ने जो 20 ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की ली थी वो डाइल्यूट H2SO4 की 20 ड्रॉप का वॉल्यूम 1 ml है, राइट। तो हम ओरिजिनली देखते हैं, ओरिजिनली हमने इसका लिया था 2 ml और इसका हमने लिया था 20 ड्रॉप, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है कि 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना लगा, 1 ml, यानी कि तो इन 20 ड्रॉप्स के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम H2SO4 का लग रहा है वो 1 ml है। अब अगर इसके 2 ml लग रहे हैं और इसका 1 ml लग रहा है तो क्योंकि मोल्स का रेशियो भी इसका 2:1 था तो वॉल्यूम का रेशियो भी 2:1 ही है। ये तभी हो सकता है जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सेम हो। सो दिस इज ट्रू व्हेन
concentration of NaOH and H2SO4 used are same, तो डेफिनेटली इसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन सेम ली होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। अब अगर ये कह रहा है कि इसके 1 ml की जगह अगर हमने 3 ml लगाया, अगर मैं इसका 3 ml लगाऊंगा H2SO4 का, तो 3 ml में कितनी ड्रॉप्स होंगी? 60 ड्रॉप्स होंगी। और अगर 60 ड्रॉप्स H2SO4 लगेगा तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इसका वॉल्यूम इसका डबल होना चाहिए, क्योंकि इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 3 होगा तो इसका डबल होना चाहिए, दैट विल बी 6 ml। सो दिस हैज टू बी 6 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH जो शुरू में लिया होगा सारा ने, दैट वुड बी टेस्ट ट्यूब के अंदर 6 ml लिया होगा। उस 6 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 60 ड्रॉप्स लगेंगे, 60 ड्रॉप्स के अंदर 3 ml H2SO4 लगा होगा, उसी कॉन्सेंट्रेशन का जो हमने पहले लिया था। तो यह आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर हैज टू बी मार्क्ड एज 6 ml। तो यहाँ पे हमें लिखना है हाउ मेनी ml ऑफ द वॉल्यूम ऑफ NaOH सारा एडेड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ NaOH taken initially in test tube is equal to 6 ml। तो 6 ml आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसका एक पार्ट और है, और सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन टू इट। अब ये उल्टा कर दिया कि पहले टेस्ट ट्यूब में ले लिया H2SO4 और उसमें फिनोफ्थलीन डाल दिया। H2SO4 में फिनोफ्थलीन जब डालते हैं या फिनोफ्थलीन का एसिड में कलर होता है कलरलेस, राइट, तो अभी कोई कलर नहीं होगा। देन शी एड्स NaOH, और NaOH ऐड करना शुरू किया धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, तब उल्टा हो रहा है। H2SO4 टेस्ट ट्यूब में लिया, NaOH को हम ऊपर से डाल रहे हैं, रिएक्शन यही होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जब आपका NaOH इतना डल गया कि NaOH से वो सोल्यूशन एल्कलाइन हो गया, तो कलर क्या आ जाएगा? पिंक आ जाएगा। तो देन शी एड्स NaOH ड्रॉप वाइज, सारा ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप, 20 ड्रॉप ऑफ NaOH डालने के बाद कलर चेंज हुआ होगा, क्या? कलरलेस से पिंक हो गया होगा। व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व एंड व्हाई? तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना हो तो हम यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, H2SO4 aqueous is going to react with twice of NaOH aqueous. So because the neutralization reaction is taking place and will result in the formation of Na2SO4 aqueous plus 2H2O liquid. So this is the overall reaction, right? अब यहाँ पे रखना है टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या था? H2SO4 था। H2SO4 phenolphthalein in H2SO4 phenolphthalein in acid solution is colorless and is basic, and in basic solution it shows pink color, and in basic solution it shows pink color। तो ये हमें याद रखना है कि पिंक कलर उसका बेसिक सोल्यूशन में आएगा, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर उसका कलरलेस ही होगा। सो देयरफॉर यू कैन सी दैट शुरू में कलरलेस क्यों था? क्योंकि H2SO4 था, और जब हमने उसमें NaOH डाला और इतना डाल दिया कि हम ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा NaOH डलेगा वो सोल्यूशन को एल्कलाइन बना देगा, उसकी वजह से कलर चेंज विल चेंज टू पिंक। सो द अमाउंट ऑफ NaOH added, which in this case were 20 drops, is slightly more than the neutralization amount, तो जितना न्यूट्रलाइजेशन में लगता है उससे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये ऐसे आंसर करना है। नेक्स्ट पार्ट इन दिस केस इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट। दैट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी रिटन, फिर से एक बार लिख देते हैं। सो सी पार्ट का अगर हम आंसर लिखें तो रिएक्शन इज कि NaOH अगर हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, वो उसमें हमने H2SO4 डाला और उसका H2SO4 से न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और एसिड और बेस के रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहाँ सॉल्ट कौन है? सोडियम सल्फेट एक्वस फेज में है, और H2 क्या बनता है? लिक्विड स्टेट में बनता है, तो 2H2 लिक्विड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई? द रिएक्शन इज, अब रिएक्शन क्या है? दिस इज डेफिनेटली एसिड और बेस की रिएक्शन तो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है ये, इसमें कहीं पे किसी भी केस में प्रेसिपिटेशन नहीं है, तो यानी कि प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट हटा दो तो इसमें बी नहीं होगा, और डी वाला पार्ट जिसमें लिखा है एज वेल एज प्रेसिपिटेशन ये भी नहीं होगा। तो या तो ये पहला होगा या फिर होगा ये सी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी में भी प्रेसिपिटेशन लिखा है। तो अब बचा क्या? न्यूट्रलाइजेशन है। आगे वाला पार्ट भी इसमें देख लेते हैं कि इसमें Na+ कैटायन है, OH- एनायन है, H2SO4 में H+ कैटायन है और एनायन है सल्फेट। अब देखिए इस सल्फेट में H+ हट के उसकी जगह क्या आ गया? Na आ गया, Na2SO4 बन गया। तो सल्फेट के साथ H+ हट के अगर Na आ गया तो कैटायन का रिप्लेसमेंट हो गया, और OH- के साथ
Na हट के उसकी जगह H आ गया, तभी क्या बना है, वाटर बना है। तो आप देखेंगे इसमें भी कैटायन रिप्लेस हो गया, इसमें भी कैटायन रिप्लेस हो गया। तो या तो कंप्लीट कैटायन का रिप्लेसमेंट देखो या फिर कंप्लीट एनायन का रिप्लेसमेंट देख लो। इसमें OH हट के सल्फेट लग गया, ये देख सकते हैं, या इसमें सल्फेट हट के यहाँ पे OH आ गया, ये देख सकते हैं। तो कैटायन या एनायन किसी के भी रिप्लेसमेंट से हम कहेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है साथ ही साथ। तो ये न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। तो बट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी, याद रखो। सो देयरफॉर आंसर इस केस में होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए शुड बी द आंसर इन दिस केस। तो ए शुड बी द आंसर इन दिस केस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A hydrocarbon with the formula CXHY undergoes complete combustion as shown in the following equation. Twice of CXHY plus 9O2 giving 6CO2 plus 6H2. What are the values of X and Y? Give the chemical name of the hydrocarbon, dot electron dot structure, name the alcohol which on heating with concentrated H2SO4 will produce the above hydrocarbon CXHY. And write a balanced chemical equation for the reaction of CXHY with hydrogen gas in the presence of nickel. ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और इसका सोल्यूशन अगर हमें लिखना होगा तो हमें ऐसे लिखना है। तो ए पार्ट को पहले करते हैं। ए पार्ट में हमें बेसिकली रिएक्शन लिखनी है। तो अगर मैं इसका लिखूं कि हमें ये दिया है 9O2 इज रिएक्टिंग विद, अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नीचे सब्सक्रिप्ट अभी हम डाल देंगे, राइट। 9O2 से रिएक्शन करके उसने बनाया 6CO2 और साथ ही साथ इसमें 6 वाटर बने। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन देखूं 6 है, तो कार्बन 6 होने का मतलब है मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट ले लूँ 3, तो 3 2 6 हो जाएगा। और H यहाँ पे 12 है और 2 ये है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 6 ले लेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। नाउ यू कैन सी दैट 6 2 12, 12 प्लस 6 18 एंड 9 2 18, 18 ऑक्सीजन इधर है, 18 ऑक्सीजन इधर है। सो एवरी एलिमेंट इज नाउ बैलेंस्ड, सो इट्स अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें पता लगा x की वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू क्या है 6। तो x एंड y आर दीज वैल्यूज, राइट। सो हाइड्रोकार्बन अब क्या हो गया, सो अब हमें हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई हो गया C3H6। C3H6 इज हाइड्रोकार्बन, उसका IUPAC नेम हमें लिखना है। तो IUPAC नेम ऑफ C3H6 हैज टू बी, क्योंकि एल्कीन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 का 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रॉप, और उसमें सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड डालना है, इसलिए ईन आएगा। क्या तो सिंपली लिखेंगे प्रोपीन, या अगर इसकी नंबरिंग की जाए तो ये 1 से होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। यानी कि डबल बॉन्ड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज prop 1 इन, बट 1 जनरली कैन बी ओमिटेड इन दिस केस, और 1 को अगर इस केस में ओमिट करेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो प्रोपीन और prop 1 इन बोथ कुड बी द राइट नेम इन दिस केस। थर्ड पार्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अगर मुझे इस कंपाउंड का, तो ये दिस 1 कार्बन, दिस अनदर कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे हमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसका और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसका, ये बनाना है। यहाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के दिखाने हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होना है। तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हुआ, और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है जो H के साथ होगा। तो इसमें से अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, 1 ये हुआ 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो H के साथ यूज हो रहा है उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहा है। इस वाले कार्बन पर 2 H लगे होंगे, एक इधर लगाए थे, एक इधर लगाए थे, और इस कार्बन पर 3 H लगे होंगे, 1 2 और 3। एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैं तीनों में शो कर देता हूं, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा वो बेसिक का होगा। यहाँ H का इलेक्ट्रॉन व्हाइट वाला है, ये H का इलेक्ट्रॉन है, ये भी H का इलेक्ट्रॉन है, ये भी H का, ये भी H का, ये भी H का। तो ये कार्बन विद 3H हो गया CH3, ये कार्बन विद 1H हो गया दैट इज CH, और ये डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन विद 2H है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ propene, and these are your carbons and these are your hydrogens, propene। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है। नेक्स्ट पार्ट है नेम द अल्कोहल व्हिच ऑन हीटिंग विद concentrated H2SO4 will produce the above hydrocarbon, okay, and write the balanced chemical reaction for this, right। now the D part is we have to write down कि बेसिकली हमें एल्कीन बनानी है, और एल्कीन बनाने के लिए हमें अल्कोहल चाहिए। तो यू कैन टेक CH3CHOH, 3 कार्बन का अल्कोहल ले लो, या तो ये ले लो दिस और दिस अल्कोहल CH3CH2CH2OH। तो इनमें से किसी भी अल्कोहल को लेके अगर हम उसके पास इसकी हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीटिंग किया at a temperature about 170 degree Celsius, 170 to 180 degree Celsius, तो it will result in the formation of CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि ये हमें मालूम है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं।
और ये वाटर निकलना इज अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. सो इट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेकिंग प्लेस. Dehydration of alcohol using Kong sulfuric acid producing alkene is a very good method of preparation of alkene. So dehydration of alcohol using concentrated ester spore can result in the formation of an alkene. तो उससे alkene बनती है. अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड हमने लिया है, this is propane 2-ol or it can be propane 1-ol. So we can use propane 2-ol or propane 1-ol both to get propene. Propene can be obtained by the dehydration of either propane 2-ol or propane 1-ol. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका E, जिसमें हमने कहा था प्रोपीन जो हमने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसको अगर हम रिएक्ट कराएं हाइड्रोजन के साथ, तो प्रोपीन गैस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस. 1 mole of H2 gas will be taken in the presence of nickel as the catalyst which is in the solid state acting as a catalyst. इसका सैचुरेट प्रोडक्ट हो जाएगा. एक H ऐड कर दो, एक H ऐड कर दो, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा. सो वी कैन राइट द प्रोडक्ट एज CH3 CH2 CH3. दैट इज इन द गैसियस स्टेट. तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है. अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वाला पार्ट भी है और वाला. एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स P एंड Q आर शोन बिलो. ये दो हमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं P और Q के. P के फर्स्ट शेल K में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंस शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, दिस वुड बी अ नॉन मेटल, क्योंकि देयर आर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. और वहां पे K शेल में 2 है, L शेल में 8 है और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. M शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम है. इसका मतलब ये डेफिनेटली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो डेफिनेटली इसमें हम ये कह सकते हैं कि P हमारा क्या है, नॉन मेटल है, और Q क्या है, Q हमारा मेटल है. Based on the information given above, answer the following questions. If P and Q combine to form a compound, what type of a bond is formed between them? क्योंकि एक नॉन मेटल है, दूसरा मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है. तो वो उस तरीके का जो कंपाउंड बनेंगे उसमें कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा. ऐसा जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है. तो गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. And lastly, the compound so formed is dissolved in water. Is the resultant solution acidic or basic in nature? Justify your answer. And write the chemical equation for the reaction between Q and the ethanol. And what will be the formula of the compound form when P undergoes bonding with carbon? तो सारे पार्ट्स इसके एक एक करके करते हैं. तो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट में अगर हमने एक Q लिया, Q के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और P के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, एक Q तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, 1 Q विल गिव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन इस Q ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस Q ने दिया और P को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए. एंड देयरफॉर यू कैन सी दैट इट विल कन्वर्ट टू, अब क्योंकि Q ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए बनेगा Q प्लस, P ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए बनेगा P2 माइनस, और दूसरा वाला भी बनेगा Q प्लस Q2P. तो Q2P जो कंपाउंड है दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि P and Q combine to form a compound is Q2P, and what type of bond is formed between them? So ionic bond is formed between P and Q. तो यहां पे हम लिखेंगे ionic bond is formed between P and Q. So this is the first part. So B part of this will be compound formed as Q2P. That's it. And थर्ड ऑप्शन जो है C वाला, उसमें हमें बताना है कि Q2P को अगर पानी में डालेंगे, तो Q2P को अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन का बिहेवियर कैसा होगा. तो क्योंकि इसमें हमें ये समझना है कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है. 2 माइनस इज द एनायन, Q इज द कैटायन. तो Q जो है वो पानी से क्या ले लेगा, OH ले लेगा, और ये बन जाएगा QOH. QH विल बी इन द एक्वस स्टेट और 2 मोल ऑफ QH मिलेंगे और साथ में ये मिलेगा. तो Q2P को जब हमने पानी में डाला तो 2QH बना, 2 वाटर लगे और इसके साथ एक कंपाउंड मिला जिसको PH2. तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी. जब हम Q2P को पानी में डालेंगे तो ये QH बनेगा, और QH जो है वो कैसा है, Q प्लस और OH माइनस है, एंड दैट इज द वन विच इज बेसिक. तो बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन दिस केस. On adding Q2P2 water, ऐसे इसको मेंशन करना है.
चलिए तो नेक्स्ट पार्ट डी में हम देखते हैं। तो क्यूब वो एलिमेंट है या वो एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल से किया है CH3CH2OH। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये H यहाँ पे लूज कर देता है, CH3CH2O माइनस और Q प्लस बन जाता है, ये सॉल्ट बन जाएगा जो एक्वस स्टेट में होगा और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड हाफ अ मोल। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, Q इज रिएक्टिंग विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस CH3CH2O minus Q plus plus half H2, that is hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated in this case. तो 1 मोल ऑफ इथेनॉल के लिए आधा मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होगा अगर 1 मोल Q का रिएक्शन 1 मोल इथेनॉल के साथ किया तो। अगर P का बॉन्डिंग कार्बन के साथ करेंगे तो ये दो तरह के कंपाउंड बना सकता है, एक तो बना सकता है PC और दूसरा बनता है P2C। तो PC इज अ कंपाउंड विच इज C ट्रिपल बॉन्ड P, ऐसा होगा, like a C double bond P and there double bond P this side. So that is another kind of compound. So this is analogous to carbon monoxide and carbon dioxide. So analogous to, these are the compounds which are analogous to CO and CO2 because this element P is analogous to, so P is analogous to oxygen and therefore oxygen and carbon will combine to form CO and CO2. तो उस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे Cp एंड Cp2। सो ये Cp2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और Cp का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा स्ट्रक्चर होगा। सो दीज आर आंसर, दिस नीड्स टू बी रिटन। ये पूरा पूरा आपका सैंपल पेपर है सेक्शन बी का।